आइए इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज़ में एक और नया इडियम जोड़ते हैं। थोड़ा एडवांस्ड इडियम है बट सीखना बहुत ही आसान है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। अब एक छोटी सी कहानी है, कहाँ तक सही है इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी होगी इससे, इस इडियम का मीनिंग। ऑब्वियसली इडियम्स के बारे में आपको कई बार जानते हैं कि जैसा लिखा होता है वैसा होता नहीं। अब बार्किंग अप, बार्क मतलब भौंक रहा है कोई गलत पेड़ पे, तो गलत पेड़ पे भौंकना, इसका मीनिंग क्या निकल सकता है। एक छोटी सी स्टोरी जो पीछे कई लोग बताते हैं इसके। पहले हंटिंग डॉग्स होते थे, वो जानवरों को चेज करते थे। अब रैकून्स या आप एक बंदर मान लीजिए, अगर एक बंदर को चेज कर रहा है एक हंटिंग डॉग, तो हंटिंग डॉग ने चेज करते हुए बंदर को एक पेड़ पे चढ़ते हुए देखा, तो वो उस पेड़ पे चढ़ा। जैसे ही बंदर, ये हंटिंग डॉग उसके नीचे पहुंच गया और उसने उस पर भौंकना स्टार्ट कर दिया उस पेड़ पे। अब बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़, तीसरे पेड़ से चौथे पेड़ पे चला गया है, बट ये जनाब जो है हंटिंग डॉग, ये अपना उसी पेड़ पे भौंकने में लगे हैं। इसका मतलब ये हुआ ये वेस्ट कर रहे हैं अपना एफर्ट इस पेड़ पे लगे हुए। इस पेड़ पे कुछ है नहीं, इस पेड़ पे कुछ भी नहीं है जिसके लिए भौंक रहे हैं, क्योंकि जिस जिस चीज के लिए भौंक रहे थे वो कहीं और जा चुका है। तो बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब ये है वेस्टिंग efforts in pursuing a wrong path or person। इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई इन्वेस्टिगेट कर रहा है किसी केस को, और बहुत सारे एफर्ट्स जो डिटेक्टिव्स हैं वो किसी ऐसे इंसान पे लगा दे रहे हैं जो बेगुनाह है, जो ऑब्वियसली जिसका कुछ केस से लेना देना नहीं है। तो कोई ये कह सकता है थर्ड पर्सन कि यार दे आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ही इज इनोसेंट, इसका कोई गुनाह है नहीं, ये फालतू में लगे पड़े हैं। तो दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री थिंकिंग इट्स माई फॉल्ट, मतलब वो सोच रही है मेरी गलती है, मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है, मुझे पता है। दैट्स वाई शी इज वेस्टिंग हर एफर्ट्स परसुइंग द रॉन्ग पर्सन। परसुइंग द रॉन्ग पर्सन मतलब दूसरे इनकरेक्ट इंसान के पीछे लगे रहना, जो है नहीं इन्वॉल्व, उसके पीछे लगे रहना। He was barking up the wrong tree suspecting his involvement, मतलब जो भी, ये मान लीजिए कोई डिटेक्टिव है जो किसी केस पे लगा है, ये जो है ये इनोसेंट बंदा है। तो अगर ये डिटेक्टिव भाई साहब इस इनोसेंट बंदे के पीछे लगे हैं और इन्होंने महीनों लगा दिए इसी के बारे में, और असली जो इन्वॉल्व बंदा है वो अपना कहीं बाहर फ्रीली घूम रहा है, तो कोई आदमी कह सकता है He was barking up the wrong tree suspecting his involvement, मतलब उसको लग रहा था, उसको डाउट था कि ये बंदा इन्वॉल्व है, ये बंदा इन्वॉल्व नहीं था। एंड he was barking up the wrong tree the whole time, वो पूरे समय किसी और इंसान पे लगा था जो कि उसमें इन्वॉल्व ही नहीं था। तो एक बहुत ही प्यारा, एक बहुत ही आसानी से समझा जाने वाला, लेकिन जनरली उतनी कॉमनली लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। एडवांस लर्नर्स में आप इसको सुनेंगे। सिचुएशंस क्योंकि ऐसी बहुत कम आती हैं जहाँ पे जब कोई किसी को ब्लेम कर रहा हो, जो किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा हो, तब ये बातें आती हैं। तो जब वो सिचुएशन स्पेसिफिक आएगी तभी उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एडवांस लर्नर्स, इंटरमीडिएट लर्नर्स इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। आई एम वेरी श्योर आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। छोटे सेंटेंसेस बनाइए, सिचुएशंस बनाइए आर्टिफिशियली, एंड देन ट्राई टू यूज़ देम। कहीं कोई डाउट बना रह गया आपको, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज में एक और प्यारा सा इडियम जोड़ते हैं। हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, या हैज़ अ बिगर फिश टू फ्राई, कुछ भी कह सकते हैं। इडियम्स और फ्रेजेस में अक्सर देखा जाता है ये जनरली कि आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो वो मीनिंग नहीं मिलेगा जो उसका रियल मीनिंग होता है। तो हैज़ बिगर फिश टू फ्राई से आप क्या समझ रहे हैं कि कोई और बड़ी मछली है पकाने के लिए, जो भी मछली है उससे बड़ी मछली, बिगर फिश टू फ्राई। दो सेंटेंसेस देखते हैं और मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। He didn't argue because he had bigger fish to fry. उसने ज़्यादा वाद विवाद नहीं किया बिकॉज उसके पास और बड़ी मछली थी पकाने के लिए, फ्राई करने के लिए। Forget that issue now as we have bigger fish to fry. इस मुद्दे को अब भूल जाओ बिकॉज हमारे पास और बड़ी मछली है पकाने के लिए। अगर आप इन दो सेंटेंसेस को, जैसे मैंने लिटरली भी बोला, अगर आप थोड़ा सही से सुने और गेस करने की कोशिश करें तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, टू हैव
a bigger issue to consider. Bigger issue, bigger thing or something bigger than this, whatever is at hand. मतलब he didn't argue, मतलब उसने वाद विवाद में पढ़ना उचित नहीं समझा, उसको ठीक नहीं लगा, क्योंकि उसमें पढ़ने से उसका जो समय बर्बाद होता, वो समय वो किसी बड़े काम को करने में यूटिलाइज कर सकता है जो उसके पास है। तो मैं अगर किसी आम बात में उलझ जाऊं, किसी से झगड़ा करने लगूं और मैं अपना वो काम नहीं कर रहा हूं जो मुझे करना है, बिकॉज आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास और बड़े काम पड़े हैं, मैं फालतू में टाइम क्यों बर्बाद करूं। तो यही कहा जा रहा है कि ही डिडंट आर्ग्यू, उसने कहा वाद विवाद में पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही हैड बिगर फिश टू फ्राई। ऐसे ही हमारे पास कोई अगर बड़ा काम है करने को और हम छोटी मोटी बातों में लगे हैं, किसी और मुद्दे में उलझे हैं, तो क्या होगा उससे, जो हमारा बड़ा काम है वो सफ़र करेगा, हम उसको करने में जिस समय हमें देना है वो हम नहीं दे पाएंगे। तो एक लीडर कह सकता है कभी कभी कि फॉरगेट दैट इशू नाउ, जो हुआ भूल जाओ, एज वी हैव बिगर फिश टू फ्राई। मान लीजिए टीम है, एक 5-6 लोग हैं, उसमें 2-3 लोगों में कुछ आपस में झगड़ा हो गया। अब ये झगड़ा अगर चलता रहेगा, लोग इसको नहीं भूलेंगे, तो आगे शायद जो भी जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेगी ये टीम, उस काम का आउटकम या आउटपुट सफ़र कर सकता है, रिजल्ट या आउटकम वो नहीं आएगा जो डिज़ायरेबल है, जैसी इच्छा है टीम की। तो जो टीम लीडर है इस केस में कह सकता है कि फॉरगेट दैट इशू नाउ, भाई भूलो अपने बीच के मुद्दे जो हैं, एज वी हैव बिगर फिश टू फ्राई, हमारे पास और बड़ी चीज़ें हैं करने को, उन पे फोकस करते हैं, इन सब छोटी मोटी चीज़ों में टाइम बर्बाद नहीं करते। तो टू हैव अ बिगर फिश टू फ्राई का मतलब सीधे ये है, टू हैव अ बिगर इशू टू कंसिडर दैन व्हाट इज़ एट हैंड, जो भी अभी हाथ में है उससे बड़ी चीज़ें हैं करने को, उन पे फोकस किया जाए। सो हैज़ बिगर फिश टू फ्राई बहुत ही बढ़िया कॉमन इडियम है जो यूज़ किया जाता है, आप भी इस्तेमाल करें। कहीं कोई एक्सप्रेशन में आपको कोई डाउट हो, कुछ और आपको चाहिए डिटेल में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।